सूरज ढल रहा था। गांव के चौक में बनी पुरानी चौपाल पर दो दोस्त मोहन और राजेश बैठे थे। दिन भर की थकान के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कभी कभी हवा चलती तो सूखे पत्ते सरसराते, जिससे माहौल और शांत हो जाता। आजकल तो कोई नई कहानी भी सुनने को नहीं मिलती। सब लोग काम में इतने मशगूल हो गए हैं। सही कह रहा है। पहले तो रात रात भर कहानियों का सिलसिला चलता था। काश कोई आ जाए और कोई पुरानी कहानी सुनाए। तभी दूर से गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति काका आते दिखे। उनका चेहरा अनुभवी था और आंखें गहरी, जिनमें अनगिनत कहानियों का राज छुपा था। काका, आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आज कोई कहानी हो जाए आपकी जुबानी। हाँ काका, कोई ऐसी कहानी जो रोंगटे खड्डे कर दे। काका मुस्कुराए और चौपाल पर बैठते हुए बोले। हाँ, सुनाता हूँ। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो गांव में आज भी जिंदा है। यह बात तब की है जब यहाँ पंचायत घर नया नया बना था। उस पंचायत घर में एक नया बाबू आया था, जिसका नाम विवेक था। बात शाम के 9 बजे की है। विवेक ट्रेन से एक छोटे से स्टेशन पर उतरा। स्टेशन के बाहर सुनसान और घना अंधेरा था। तभी उसकी नजर एक चाय वाले पर पड़ी। अरे भाई, सुन, एक चाय मिलेगी क्या? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी साहब, बताइए। अच्छा ये बता, माधोपुर गांव का पंचायत घर कहाँ है यहाँ से? ओह, पंचायत घर के नए बाबू आप ही हैं क्या? वो तो थोड़ी दूर है यहाँ से। एक काम करो, स्टेशन से आगे एक थैला वाला मिलेगा दीपू। बस वो ही आपको वहां तक छोड़ सकता है। इस अंधेरी रात में और कोई साधन नहीं मिलेगा। विवेक ने चाय वाले को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ने लगा। दूर से एक छोटी सी दुकान की रोशनी दिख रही थी। माफ करना, क्या दीपू यहीं बैठता है? हाँ जी, मैं ही दीपू हूँ। आप नए बाबू हैं, है ना? हाँ, मुझे पंचायत घर जाना है। अरे वाह, समझ गया। चलिए बैठिए। साहब इतनी दूर से आए हैं, एक चाय तो बनती है। नहीं, रहने दे, बहुत देर हो चुकी है, अब बस चलना है। साहब, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ के बारे में सब जानते तो हैं ना? कैसी बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस वो जगह थोड़ी अकेली है ना, इसलिए पूछ लिया। दीपू ने विवेक को पंचायत घर के बाहर उतार दिया। लो साहब, पहुंच गए। सामने वाला घर है, अंदर शंकर मिलेगा, वो आपको कमरा दिखा देगा। विवेक अंदर गया जहां एक आदमी इंतजार कर रहा था। अरे विवेक बाबू, आइए आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। चलिए घर चलिए। यह रहा आपका कमरा। बगल में रसोई है, खाना तैयार है। आप देर से आए, मुझे लगा भूखे होंगे। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। शंकर जाते जाते रुका। हाँ, एक जरूरी बात, कमरे की उस तरफ वाली खिड़की मत खोलिएगा। पर क्यों? क्या है उधर? कुछ नहीं, बस वो खिड़की एक पुराने पेड़ डच और एक गंदे से तालाब की तरफ खुलती है। बस इसलिए कह रहा था, बाकी आपकी मर्जी। मैं चलता हूं। विवेक को कुछ शक होने लगा। पहले थैले वाले दीपू ने कुछ कहा और अब शंकर भी कुछ छिपा रहा था। उसने सोचा, इतना मना कर रहे हैं तो जरूर कुछ होगा। खोलता हूं खिड़की, जो होगा देखा जाएगा। खिड़की खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में आया।
खिड़की के बाहर एक पैर और एक बड़ा सा तालाब दिखा। विवेक ने खिड़की बंद की और लेट गया। थका हुआ विवेक जल्दी ही सो गया। आधी रात को अचानक एक महिला के रोने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। विवेक ने खुद से कहा, ये क्या है? रोने की आवाज कहां से आ रही है? ये तो खिड़की की तरफ से आ रही है। मैंने तो बंद की थी, ये खुल कैसे गई? कौन है? कौन रो रहा है? रोने वाली औरत तेजी से जा रही थी। विवेक उसके पीछे भागा। अरे, कहां जा रही हो? रुको! कोई जवाब नहीं आया। विवेक कमरे से बाहर निकलकर उस औरत के पीछे गया। अरे, ये कहां चली गई? एक पल में गायब हो गई। मैंने क्या देखा? यहां क्या चल रहा है? चारों तरफ कोई नहीं था। फिर विवेक ने सोचा, क्या ये मेरा वहम है या सच में कुछ है यहां? हिम्मत करके विवेक तालाब की तरफ गया। लेकिन जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई वहां है। इतना ही नहीं, आसपास जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति का अनुभव होने लगा। उसे लगा कि उसका यहां रुकना ठीक नहीं। वह जल्दी से वापस घर आ गया। मैंने जो देखा वो गांव का कोई ना कोई जरूर जानता होगा। दीपू और शंकर दोनों जानते हैं कि यहां कोई राज है। अगली सुबह विवेक गांव के आसपास घूमने निकला। तब उसने देखा कि शंकर एक तालाब के पास बैठा हुआ था। अरे शंकर! अरे विवेक बाबू, आइए आइए, बैठिए। कल रात कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, दिक्कत हुई। मुझे तुमसे एक बात जाननी है। हाँ, पूछिए ना, क्या बात है? उस पीछे वाले तालाब में क्या राज है? मुझे सब सच बताओ। आपने आपने वो खिड़की खोल दी थी क्या साहब? मैंने तो मना किया था। हाँ, मैंने खोली थी। आधी रात को मैंने वहां एक औरत को देखा, गुलाबी साड़ी में। जब मैं उसके पास गया तो वो गायब हो गई। हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? अब वो आपको नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी मतलब? कौन है वो और क्या हुआ है? वो गांव की एक लड़की थी, सीमा। शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत सताया। कहते हैं कि तंग आकर उसने इसी तालाब में डूबकर जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा यहां भटकती है। कई लोगों ने उसे यहां देखा है। उसके ससुराल वाले तो डरकर गांव छोड़कर भाग गए थे। लेकिन क्या ये सच में आत्महत्या थी या कोई और बात? उसी समय अचानक रोने की आवाज और पायल की ध्वनि सुनाई दी। पिछली रात की तरह खिड़की से विवेक ने उस साड़ी पहनी हुई औरत को देखा। आप क्यों रो रही हैं? विवेक की बात सुनकर वो औरत पीछे मुड़ी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। तू फिर से मरना चाहता है क्या? मैंने सुना कि आपने आत्महत्या की थी। आत्महत्या? नहीं, मेरे पति के घर वालों ने मुझे यहाँ डुबोकर मार डाला, सिर्फ इसलिए कि मेरे परिवार के पास उन्हें देने के लिए दहेज नहीं था। मेरी आत्मा तब तक आजाद नहीं होगी जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी। मैं वादा करता हूँ, मैं उन्हें सजा दिलवाऊंगा और आपका अंतिम संस्कार भी करूंगा ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। उस औरत ने तब नम आंखों से विवेक की तरफ देखा। उसका भयानक चेहरा शांत हो गया और फिर वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। अगले दिन सुबह सारे गांव वाले उस तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। विवेक की बात के अनुसार एक आदमी पानी में उतरकर कुछ कंकाल निकाल लाया।
यह उस बेचारी सीमा का कंकाल है। उसे मरकर भी शांति नहीं मिली। उस दिन शाम को गांव के श्मशान में चिता सजाकर सीमा का अंतिम संस्कार किया गया और अगले दिन सबने मिलकर सीमा के पति और उसके परिवार को सजा दिलवाई। ये तो बहुत ही डरावनी कहानी है काका। उस जगह के बारे में सब पहले से क्यों जानते थे काका? क्योंकि गांव वालों को पता था कि उस जगह में कुछ बुरा है, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था। कहते हैं कि जब तक सीमा को न्याय नहीं मिला तब तक उस जगह पर रात में पायल की आवाज सुनाई देती थी। और यह बस एक कहानी नहीं है, यह इस गांव की एक सच्चाई है।